वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस मोटिवेशन सेमिनार के मंच पर विराजमान नारायण जी बिश्नोई और सामने विराजमान इस संस्था के माननीय विद्वान सभी और प्यारे बच्चे, देखो आज का जो सेमिनार है इस पर तकरीबन 10-15 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि सर ने कहा था कि एक बार अगर सुमेरपुर साइड आना हो तो बच्चों से मुखातिब होना था, बात करनी है। देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक मोटिवेशन, एक मार्गदर्शन। दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग है, दोनों की परिभाषाएं बड़ी अलग है, डिफरेंट है। मोटिवेशन शब्द हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जो किसी और के ऊपर हमारी निर्भरता को बढ़ाता है। इसलिए मैं थोड़ा इस शब्द के बड़ा खिलाफ रहता हूं कि एक व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। हम मारवाड़ क्षेत्र के लोग हैं और हमें हमारे हालातों से, हमें हमारी पारिवारिक स्थितियों से, हमें हमारे भविष्य को देख के स्वतः ही मोटिवेशन हो जाना चाहिए। और मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हम नियमित रूप से कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में बिल्कुल नियमितता नहीं होती है, हमारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो रखा होता है। हमें सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब हम इतने इर्रेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, तब हमें काम करने के लिए, पुश करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस होती है। वो मोटिवेशन मुश्किल से 2 दिन तक रहता है, इससे अधिक नहीं रहता। तब मैं विद्यार्थियों से एक बात कहता हूं कि हमें मोटिवेशन सुनने की बजाय हमें हमारे जीवन को बहुत रेगुलर करना चाहिए, बहुत नियमित करना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज करो आपको पता होना चाहिए सुबह से शाम तक आपको क्या करना है। और जिस व्यक्ति का जीवन नियमित है, जिस स्टूडेंट का एकदम शेड्यूल फिक्स है सुबह से शाम तक का, किस समय क्या करना है, किस समय पढ़ाई करनी है, किस समय होमवर्क करना है, किस समय कॉलेज जाना है, किस समय खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है, किस समय अपनी हॉबी को टाइम देना है, किस समय अपने परिवार से बात करनी है, किस समय अपने दोस्तों से बात करनी है। अगर आपका सारा टाइमिंग फिक्स है तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी किसी भी स्थिति में पुश की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वतः खुद को पुश करते जाते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, ये मेरा अगर मैं शेड्यूल बताऊं तो मुझे 6 बजे मैं उठता हूँ, आधा घंटा वॉक करके आया, उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उसके बाद मुझे 9:30 बजे कॉलेज जाना है, क्योंकि 10 बजते मेरी एग्जैक्ट 10 बजते फिजिक्स थिएटर में मेरी क्लास होगी। मुझे पता है बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मुझे क्या मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे 10 बजे मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरे क्लास के अंदर घुसती भी शर्म आती है कि बच्चे बेचारे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और मैं आधा घंटा लेट आ रहा हूँ। फिर मुझे पता है कि 10 से 11, 11 से 12 मेरी क्लासेज हैं, उसके बाद में 3-4 बज जाती है कॉलेज में, उसके बाद दूसरे जैसे कोई क्लासेस वगैरह है वो सब लेता हूँ। 8, 8:30, 9 बजे मैं घर जाता हूँ। इस दरमियान कहीं पे भी मुझे किसी और के पुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे पता है कि मुझे 7 बजे काम करना है, तो स्वतः सेल्फ मोटिवेशन होता रहता है। आज का दिन हो गया, अब कल के लिए वापस वही रूटीन फॉलो करना है। शाम को 5 बजे मुझे पता है मुझे खेलने जाना है, वॉलीबॉल, हॉस्टल जाना है, तो 5 बजे से 10 मिनट पहले मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है कि मुझे जाना है। और इस वजह से किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात कहूंगा कि जीवन में अगर सफल होना है, सफलता का मतलब कोई नौकरी लगना नहीं है। मैं सफलता को नौकरी लगना कोई सफलता नहीं मानता, क्योंकि नौकरी लग के भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे IAS और IPS को सुसाइड करते हुए देखा है जो जीवन में वेल एस्टैब्लिश थे, एकदम कहीं कमी नहीं थी। एक 14वीं रैंक का IAS है, वो दिल्ली के अंदर लाइव सुसाइड की थी, दिल्ली के अंदर, कोई 3-4 साल पहले की बात है। अगर नौकरी लगने से सफलता मानी जाती तो एक कलेक्टर व्यक्ति या IPS व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। मानते हो इस बात को? तो नौकरी लगना
कोई सफलता नहीं है। सफलता वो होती है जब आप सुबह से शाम तक अपनी रुचि को टाइम दे पा रहे हो, आप अपना काम कर पा रहे हो, आपका परिवार आपके ऊपर गर्व महसूस करता है, आपको खुद पे गर्व है, तो ये सफलता होती है। चाहे आप किसी भी सेवा में, खेती में अगर आप खुश हैं तो खेती में भी आप सफल हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद अगर आप खुश हैं तो आप उसमें भी सफल हैं। अगर आप किसी निजी क्षेत्र में काम करके खुश हैं तो आप सफल हैं। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सर्विस शुरू करते हैं, खुश हैं, तो आप सफल हैं। और हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आपकी नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी होती है। और जो व्यक्ति नियमित होता है, हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे, आपके पास में भी 24 घंटे मेरे पास में भी है, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो आप सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि सुबह से शाम तक आपका शेड्यूल होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। पढ़ने की भी, उसमें खेल को भी टाइम दो, उसमें हॉबी को भी टाइम दो। कई बच्चे ड्राइंग बनाते, मेरी मैं देखता हूँ कई बार, तो उसको मैं कहता हूँ कि आप आधा घंटा ये काम किया करो। देखो, पढ़ाई इतना भी जरूरी नहीं है कि बस रात दिन केवल पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज मैं बताऊं 10th और 12th के अंदर हमारे कितने प्रतिशत थे मुझे याद नहीं है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है तो मोबाइल के अंदर ड्राइव में सेव की हुई मार्कशीट उसको खोल के देखता हूं कि परसेंटेज कितने हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ इतने परसेंटेज है। पढ़ के इतना कभी कुछ हासिल नहीं होता कि अगर आप पूरे 24 घंटे में से 12 15 घंटे किताबों में पढ़े रहोगे, अगर आप अपनी हॉबी को टाइम नहीं देते हैं, अगर आप अपने हेल्थ को समय नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप पीछे रहोगे। मैं एक बार दिल्ली गया था, तो दिल्ली में किसी अच्छा सेमिनार में मैं गया, तो वहां पे किसी एक पुराना IAS थे, सेक्रेटरी महोदय थे भाई, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही कि यहाँ पे युवा आते IAS बनने के लिए, और IAS बनने आते हैं, दिल्ली के थोड़े हेल्थ कंडीशन इतने अच्छी नहीं है वहां पे, और IAS बनने आते हैं यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी वो अपने शरीर को ठीक करने में लगे रहते हैं। पैसे भी कमा लिए तो कुछ खा पी नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ऐसी जिंदगी किस काम की। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं। 2008-9 तक मैं बहुत फिट था, मैं नेशनल प्लेयर खेला हुआ हूँ, 800 मीटर में गया हुआ हूँ, वॉलीबॉल खेला हुआ हूँ, बहुत फिट था। मुझे अपने भी बड़ा घमंड था कि मेरी हेल्थ को कभी कुछ हो नहीं सकता। और 2009 के अंदर मैं जब दिल्ली गया IAS मेंस के लिए, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बच्चा कैसे बर्बाद होता है। वहां इतनी पढ़ाई में इतने मशगूल हो गए, इतने डूब गए कि हेल्थ भूल गए, खेलना कूदना, स्टेडियम छूट गया। और उसका परिणाम ये निकला कि विदिन 6 महीने के अंदर मेरी बड़ी आंख पूरी डैमेज हो गई और अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी लग गई। वो ऐसी बीमारी जिसका कोई इस दुनिया में, इस पूरे मेडिकल साइंस में जिसका कोई इलाज नहीं है। आज भी मैं उस चीज से गुजर रहा हूं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि बच्चे अपने आप को भूल जाते हैं। पढ़ाई में इतना भी नहीं होना चाहिए। पढ़िए बढ़िया तरीके से, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नियमित पढ़िए, बट साथ साथ में 1-2 घंटे बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। आपकी कोई छोटी मोटी हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी लिखना है, मैं आज भी डायरी लिखता हूँ सुबह शाम। आजकल जब भी फ्री बैठता हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, जैसी कोई विचार आया मैं मोबाइल में लिख लेता हूँ। और मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे आर्टिकल्स लिख रखे हैं। जब भी मन होता है लिखने का तो बड़े गहरे विचार लिखना शुरू करता हूँ। ये मेरी हॉबी है और मुझे लिख के बड़ा सुकून मिलता है। तो आप सभी को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पढ़िए, 5-6 घंटे पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। और फिर जब आप खेलने कूदने जाओ, 1-2 घंटे स्टेडियम जाओ, मन लगा के खेलिए कूदिए, क्योंकि खेल कूद से व्यक्ति न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट होता है। मैंने ये चीज नोटिस की है, जो व्यक्ति खेल से जुड़ा हुआ है वो कभी तनाव में नहीं आता, वो कभी डिप्रेशन जैसी स्थितियों से नहीं गुजरता। क्यों? क्योंकि खेल में इतने उतार चढ़ाव झेले हुए होते हैं कि वो किसी भी स्थिति को डट कर सामना कर सकता है। आप एक क्रिकेटर की तुलना के जीवन को समझिए। आप कई बार आउट ऑफ फॉर्म होता है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर होने के बावजूद वो 0 पर आउट होता है ना 6-7 मैच में, तब पूरी दुनिया उसकी आलोचना करने लगती है कि अब इसका दौर खत्म हो गया, अब इसको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। ये वो अपने खिलाफ जब बातें सुनता है, बावजूद उसके वो उन चीजों को बहुत पॉजिटिव लेता है और वो अपनी फॉर्म पे वापस काम करना शुरू करता है। और वापस उसका जब दौर आता है
तब सेंचुरी पे सेंचुरी आनी शुरू हो जाती है और वापस वही आलोचक तारीफ करनी शुरू कर देते हैं कि वो फॉर्म इज टेम्परेरी और क्लास इज परमानेंट। ये बात वापस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जो खेल से जुड़ा हुआ है उसको उभरना आता है, उसको कठिन से कठिन स्थिति से निकलना आता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको हमेशा अपना शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपने दिन का एक हिस्सा गेम्स को देना चाहिए, आधा घंटा पौना घंटा। गेम्स तो मोबाइल वाले नहीं, गेम्स जो आप खेलते हो वो नहीं। गेम्स का मतलब है ग्राउंड। ग्राउंड में कोई भी खेल नहीं खेलते तो 1 घंटा घूम के आ जाओ। आपको कुछ समय हॉबी को भी देना चाहिए। और मुझे सर बड़ा ताज्जुब होता है कब, जब आरएएस वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, आईएएस वगैरह के, तो कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर हॉबी क्या भरे, हॉबी क्या भरे, मतलब सर मैं इसमें हॉबी क्या लिखूं मेरी, क्योंकि वो पूछते हैं वहां हॉबी का। अब हॉबी आपकी है, मैं कैसे बताऊं आपकी हॉबी क्या है, मुझे क्या बताऊं सर, हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ करना अच्छा लगता होगा। तो एक लड़की ने हॉबी भरी कुकिंग, तो यूपीएससी में इंटरव्यू देने गई तो उसको पूछ लिया अच्छा आपकी हॉबी क्या है, तो क्या कुकिंग। तो अच्छा मतलब हॉबी का मतलब क्या होता है, तो उस बच्ची ने कहा कि हॉबी का मतलब ये होता है कि जो हम खाली समय में करना पसंद करते हैं। तो आप कुकिंग केवल खाली समय में करते हैं, बाकी टाइम बाकी भोजन नहीं बनाते। अब उसने बड़ा अच्छे से मैनेज किया उस आंसर को कि नहीं सर भोजन तो बनाते हैं, लेकिन खाली समय में मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, और मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, रसोई में उस पर काम करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है नई रेसिपी बनाने के। ऐसे करके मैनेज किया। तो आपकी हॉबी आपको पता होनी चाहिए। कभी एकांत में बैठ के सोचो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, तो वो जो चीज करनी अच्छी लगती है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, समय देना चाहिए इन चीजों को। अगर सुबह से शाम तक आपका ये शेड्यूल रहता है तो एक अच्छी विद्यार्थी के रूप में आप सामने आओगे, ये तय बात है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा शब्द था मार्गदर्शन। अभी तक मैं मोटिवेशन पे ही था, क्योंकि मोटिवेशन मुझे थोड़ा क्या सब ठीक नहीं लगता। ऐसे मुझे लगता है कि आपको क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, खुद दौड़िए ना, खुद काम करते जाइए, अपने आप आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, और सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। दूसरा शब्द आपने सुना मार्गदर्शन, जैसे हम कहते गाइडेंस। इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। जब भी आप करियर में आगे निकलोगे तो कई ऐसे चौराहे आएंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि डिसीजन क्या लेना है, किसकी तैयारी करनी है। आपके सामने कई बार ऐसी सामग्री आएगी कि चुनने में दिक्कत होगी कि कौन सी सामग्री पढ़नी, कौन सी सामग्री छोड़नी है। आपके सामने जीवन के कई ऐसे फैसले होंगे जब आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है। ऐसे समय किसी गुरुजन की, किसी मार्गदर्शक की आपको हमेशा आवश्यकता होती है। गलत रास्ते पर जाने की बजाय किसी मार्गदर्शक से पूछकर किसी सही रास्ते पे चलना समय को भी बचाता है, ऊर्जा को भी बचाता है, और आपका पूरा का पूरा यूं समझिए कि एक स्तर भी अच्छा कर देता है। इसलिए जीवन में एक मार्गदर्शक हमेशा रखिए। इन सभी बच्चों को कहूंगा जीवन में एक आपका केयर टेकर होना चाहिए, जो आपको हर स्तर पे गाइड भी करे, हर स्तर पर आपको गलती कर रहे हो तो डांटे भी, अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करें। वो केयर टेकर कोई घर वाला भी हो सकता है, गुरुजन हो सकता है, जिस जहां पढ़ते हो वहां पे कोई शिक्षक हो सकता है, जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो मैं कई बार कहता हूं कि एक युवा, एक बच्चा तेज भाग सकता है, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने का काम एक अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। वो उन रास्तों से पहले से चला हुआ होता है, और अगर आप अनुभवी व्यक्ति के साथ रहकर एक सही रास्ता चुन के अगर आप वहां पे भागते हैं तो निश्चित तौर पे एक मंजिल मिल जाती है। और गलत राह में आप कितनी भी तेज दौड़ लो, कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक मार्गदर्शक जीवन में होना जरूरी होता है। बाकी देखिए, आप में से कितने बच्चे हैं जो 12th तक के, कितने 12वीं तक के स्टूडेंट? एक बार हाथ खड़ा करना। हाथ खड़े करने में क्या संकोच आ रहा है? 12वीं तक के स्टूडेंट। कॉलेज के कितने? हाथ खड़े करो।
जो 12वीं कर चुके हैं, कुछ हाथ दोनों में खड़े नहीं हुए, तो तीसरा वर्ग कौन सा है फिर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा, 9-10 के कौन कौन से बच्चे बताओ? देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको तो भाषण सुनना ही नहीं चाहिए। आपकी तो ये जो स्कूली लाइफ है ना, बड़ी शानदार लाइफ है, उसको मस्त जियो आप तो, और एंजॉय करो आप तो, क्योंकि 12वीं के बाद असली चैलेंज शुरू होगा, जब आपकी खुशियां भी गायब होगी, जब आपका जो अभी जो मन है ये भी वो मन नहीं रहेगा। 9-10 वालों को तो सर जीने दो मस्त, इनको दो, है ना, कोई ऐसा नहीं। चलो अपन गंभीर मुद्दे पे बात करते हैं। मैं आवाज निकालो, अब शांति, क्योंकि देखो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को। 6 साल पढ़ाया था 12 तक के बच्चों को, और पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं कॉलेज के स्टूडेंट को। तो मैं आपकी लगभग हर समस्या से बहुत अच्छे से परिचित हूं कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में क्या क्या विचार चलते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं हमारे तक आराम से पहुंच जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो इस बात को लेके हमेशा से संदेह में रहते हैं कि मुझे करना क्या है। ये समझ में नहीं आता लास्ट तक, क्योंकि मन कुछ और चाह रहा है, क्षमताएं कुछ और है। किसी को देख के लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर लें, कभी लग रहा है कि किसी और फील्ड में चले जाएं, कभी लगता है कि प्राइवेट बिजनेस शुरू कर दें। देखो मैं इस जगह थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूं, थोड़ा अलग सोचता हूं। आप में से कौन किस जगह जाएगा ये किसी को नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। डेस्टिनी ने तय कर रखा है कि आप कहां जाओगे। आपके सोचने से, आपके तय करने से कुछ भी नहीं होता। बस मैं ये मानता हूं कि आप बस अपनी मेहनत करते जाइए। आप जहां फिट बैठते हो अपने स्वभाव के अनुसार, आप वहां चले जाओगे। मैं मेरी अगर बात करूं तो मेरा 2009 में ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरे दिमाग में था कि आईएएस की तैयारी करूंगा, सिविल सर्विसेज में चला जाऊंगा। और मेरे बैच के 7 स्टूडेंट अभी वर्तमान में यूपीएससी क्रैक करके और सिविल सर्विसेज में है हमारे बैच के, और 10 लोग हैं वो यूपीएससी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बन गए थे। कुछ लोग एसएससी सीजीएल पास करके चले गए, कुछ लोग आरएएस में चले गए। एजुकेशन में 2 लोग आए, एक मैं हूं, एक मेरा साथी और है, कॉलेज शिक्षा में नहीं है, वो स्कूल शिक्षा में है। अब जब हम तैयारी करने के लिए निकले थे, मैंने जैसे 12th किया, मैं पढ़ाई में बड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा था। आपकी तरह इतना अच्छा इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं रहा। आप तो अच्छे इंटेलिजेंट दिख रहे हो, ड्रेसिंग में ऐसे तो होंगे डेफिनेटली, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मेरे तो 10th में भी 49% ही बने थे, 49%, 50 बने ही नहीं पूरे। मैंने तो खूब मेहनत की थी। 12वीं कक्षा आई तो मेरे 61 बने। तो मेरे तो भाई घर वालों को मेरे से कभी कोई उम्मीद थी नहीं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि 50%, 60% में उम्मीदें बनती नहीं है। लेकिन जब कॉलेज में आया ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए दूसरे को देख देख के। तो साथियों को देख के मैंने भी पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, 3 साल मैंने ठीक ठीक पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई और खेल दोनों में बैलेंस बनाते बनाते। बाकी देखो जिंदगी में कोई गलत आदत है नहीं। मैं चाय भी पीता नहीं हूं। अब आप बाकी सोच सकते हो कि जब कोई व्यक्ति चाय भी नहीं पीता होगा तो बाकी कोई एडिक्शन किसी चीज का हो नहीं सकता। ग्रुप मेरा गलत है नहीं। मेरे ग्रुप के जितने भी हमारे साथी थे, मोस्टली सारे अधिकारी हैं और बाकी सारे शिक्षक हैं। तो हमारे पास में खेल और पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। 3 साल तक ठीक ठीक पढ़ने के बाद में मन में हुआ कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी नहीं तो वर्दी पहनना, सेना में चले जाएं या पुलिस में चले जाएं। वर्दी का बड़ा वो क्रेज था। आज भी वर्दी वाले को देखता हूं तो मन में होता है काश हमारे शरीर पर भी ऐसी वर्दी होती। लेकिन मैंने कहा ना, नियति क्या चाहती है ये हम नहीं तय करते। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। यूपीएससी का अटेम्प्ट जैसे स्टार्ट किए, फर्स्ट अटेम्प्ट प्री मेंस दिया, और वो कोलाइटिस होता है। और एम्स दिल्ली में मुझे ये कहा जाता है कि अब आप इस जॉब के योग्य नहीं है, क्योंकि
उसका नेचर बिल्कुल अलग है, आपकी बीमारी बिल्कुल अलग है। तब मन मार के सिविल सर्विसेज का डायरेक्शन मोड़ना पड़ा। सोचो, मैंने कभी दिमाग में भी नहीं लाया था कि मुझे इस तरह से छोड़ना पड़ेगा वो। और उसके साथ ही वर्दी का सपना भी टूट गया, क्योंकि उसके लिए बहुत फिट व्यक्ति चाहिए, फिजिकली बहुत फिट व्यक्ति चाहिए, और हम स्वास्थ्य खराब कर चुके थे। दोनों ऑप्शन एकदम खत्म। तीसरे ऑप्शन पे हमने टीचिंग रखा था, तीसरा ऑप्शन जाके जीवन में लागू हुआ। तो आपको भी नहीं पता कि आप कहां पे जाने। आप में से कई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी क्रैक करेंगे, देखना पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। कुछ दिन बाद ऐसी खबर आएगी, कुछ सालों बाद, कि ये संस्था में हमारे साथ में था। हम भी देखते हैं कई बार, ये तो हमारे साथ पड़ा हुआ है। परसों हम किसी शादी में गए थे, मेरा दोस्त है IRTS है, शादी में गए तो मैंने 2 लोगों का परिचय करवाया। एक साथी मेरे जो कमांडेंट है BSF में, और एक मेरे मित्र हैं जो कॉलेज के मालिक है, प्राइवेट कॉलेज है उनका। तो मैं उनको आपस में परिचय करवा रहा था कि मैंने कहा ये भवानी सिंह जी, ये कमांडेंट है, हमारे साथ पढ़ते हैं। वो कह रहा हम दोनों साथ में पढ़े हुए हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को सेशन पूछा, स्कूल पूछी, तो क्या हाँ हम क्लासमेट हैं। अब 2001 की बात है, 24 साल बाद शक्लें बदल गई, पद बदल गए। 24 साल बाद दोनों मिले तो पता चला कि एक BSF में कमांडेंट है और एक अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह सारा। तो किसी को नहीं पता चलता कि कौन किस जगह जाने वाला होता है। बस हम कितना कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को खुद को टॉर्चर नहीं करना है। जितनी होती है उतनी बढ़िया ईमानदारी से कर लो। जिस समय पढ़ने का मन नहीं होता है उस समय थोड़ा खेल कूद